पुरातात्विक स्रोत हैं इनकी रक्षा करना उसका कर्तव्य होगा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में देखिए थरिया लोटिया बर्तन मिला है पुरातात्विक स्रोत के रूप में, वो भी रखे गए हैं, सिक्के वगैरह रखे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं ये क्यों रखे गए हैं, ठीक है। अब सिंधु घाटी सभ्यता की सारी चीज़ें क्यों रखी गई, क्योंकि हमारे देश में सबसे पहले नगरीय सभ्यता का विकास हुआ था, है ना। सो ये गर्व की बात है और इस चीज़ को सुरक्षित रखना, है ना, इस चीज़ की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, ठीक है। ये किसका कर्तव्य है, यहाँ पर सरकार की बात करी गई है और इसी चीज़ को ध्यान में रखकर भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना करी गई थी, ठीक है। सो आपको अनुच्छेद 39 समझ में आया। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 क्या कहता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, ठीक है। यहाँ पे न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग नहीं किया जाएगा, ठीक है। क्यों, ये नहीं कि न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग करना, ये कह दीजिए आप। कार्यपालिका काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है, इसमें सारे डिपार्टमेंट आ जाते हैं। जो न्यायपालिका है ये उसके कंपैरिजन में छोटा है। सो यहाँ पे सेम यही चीज़ होगा, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। अब देखिए इसको समझते हैं क्यों अलग किया गया। अब अलग करने के फ़ायदे क्या हैं, देखिए आप सबसे पहले दिमाग में रखिए विधायिका। विधायिका क्या है, जो कानून बनाती है, इसमें नेता वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। जो कानून बनाती है उसको क्या बोलते हैं, विधायिका बोलते हैं। जो कानून को लागू करती है उसको क्या बोलते हैं, कार्यपालिका बोलते हैं, ठीक है, कार्यपालिका बोलते हैं। और जो ठुरने का काम करती है ना, ठुरने का मतलब समझ रहे हैं, सजा देने का काम, वो कौन करती है, तो वो करती है न्यायपालिका, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए जीएसटी वाला ही, जीएसटी का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए जीएसटी जो भी 18% एजुकेशन पे लगी है, शिक्षा पर, ठीक है, और हमने नहीं भरी, तो अब विधायिका जो है वो कुछ नहीं करेगी, ठीक है। करेगी कौन, कार्यपालिका। कार्यपालिका के पास हमको ले जाया जाएगा, अच्छा इन्होंने जीएसटी नहीं दिया तो कार्यपालिका भी कुछ नहीं कर सकती, ये क्या करेगी, हमको कहाँ भेजेगी। अब इसमें पुलिस डिपार्टमेंट जो है किसमें आएगा, कार्यपालिका के अंतर्गत आएगा ना। तो पुलिस हमको कहाँ ले जाएगी, भैया न्यायपालिका के पास ले जाएगी। और न्यायपालिका में हम जज साहब के सामने पेश होंगे, है ना। जैसा आप कहेंगे अच्छा इसने जीएसटी नहीं भरा, है ना, तो ये क्या करेगा, ये हमको सज़ा देगा। ना ही कार्यपालिका दे सकती है ना ही विधायिका दे सकती है। क्यों, क्योंकि सबको अलग अलग कर दिया गया। यहाँ पे क्या है 50-50, अनुच्छेद 50 आसान है याद करना। 50-50 किसका, कार्यपालिका अलग न्यायपालिका अलग। मान लीजिए अलग ना किया जाता और हम मान लीजिए जीएसटी ना भरते, है ना, जीएसटी की बात छोड़ो, हम मान लेते खीरा चुरा लेते हैं ना, किसी का खीरा वाला एग्जांपल ज़्यादा बेटर रहेगा। मान लीजिए हम खीरा चुराते हैं ना, और जो कार्यपालिका के पास जाते हैं तो ये कहता है भैया 5 लाख रुपए हमें घूस दो, है ना, भरो नहीं तुमको हम खीरा चुराने की फांसी की सज़ा देते हैं। अब हम कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि भैया दोनों सटे गटे हैं, अलग ही नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना। इसीलिए दोनों अलग अलग काम करें, है ना, कोई ये वाला सिस्टम ना हो सके, इसीलिए कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया गया है। दोनों स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सके, कोई किसी के ऊपर मतलब क्या बंधेज ना रहे ना, बॉन्डेड ना रहे। समझ पा रहे हैं। तो अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया गया है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 51 में क्या कहा गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय शांति है उसको बढ़ावा देना। कहने का मतलब ये है अगर किसी के साथ संधि हमने करी है तो पूरी शिद्दत के साथ निभाएंगे, ये नहीं कि पहले संधि कर लें और बाद में उत्पात मचाएं, है ना। अब देखिए अगर कोई राज्य से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो हम कहाँ जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, है ना। और अगर मतलब हाई कोर्ट में कोई समाधान नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। देश के अंदर तक के जो मामले होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक ही सीमित है, उसके बाद कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अगर देश के बाहर की बात करी जाए तो फिर वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट काम नहीं करेगा, है ना। वहाँ पर किसकी स्थापना करी गई, यूएनओ की स्थापना करी गई, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूएनओ, इसकी स्थापना करी गई। तो ये इसकी स्थापना किस लिए करी गई, इसी चीज़ के लिए करी गई, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए, ठीक है। और इसी के तहत अनुच्छेद 51 के तहत ही भारत यूएनओ का सदस्य बना, ठीक है। भारत जो है यूएनओ का सदस्य बना, किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत, ठीक है। और जो कश्मीर का मुद्दा है ना, इसीलिए इतने टाइम तक रुका था, ठीक है।
क्योंकि वहीं पहुंचा दिया गया था कि आप सुलझाएंगे, वो सुलझाता कुछ नहीं है। ठीक है, तो अनुच्छेद 51 समझ में आया कि हमें अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। ठीक है, ज़्यादा मारपीट नहीं करना है, हम लोग वैसे भी नहीं करते। सो हम लोग मतलब भारत। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये हुआ पूरा हमारे आज के अनुच्छेद। एक बार पूरा रिकॉल कर लेते। देखिए आपके दिमाग में आता होगा कि हम याद कैसे करें, तो देखिए पहले 36 तो आपको पता होगा डेफिनेशन की बात कही गई। 37 में न्यायालय नहीं जा सकते, और 37 के बाद 38 में क्या कहा गया, 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीति की बात कही गई। 39 में क्या कहा गया, स्त्री पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। का में क्या कहा गया है, निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब जो 39 का है। 40 में ग्राम पंचायत, वहाँ तक तो आपके दिमाग में होगा। आगे देखिए अनुच्छेद 41, 42, 43 को याद करने के लिए इसको याद रखिए, एक ट्रिक है दमन। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं दमन। दास से हुआ, दास से मतलब कुछ दशाओं में सरकार आपको सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, और माँ से मतलब मनोचित दशा। ठीक है, ये चीज़ न्याय संगत कार्य और मनोचित दशा। आगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि इसी में प्रसूति सहायता की बात करी गई है। ना है इसमें क्या, न है ना की मतलब यहाँ है निर्वाह योग्य मजदूरी। तो 3 चीज़ें आपको याद हो गई। पहले में क्या है, दास से हो गया कुछ दशाओं में सरकार हेल्प करेगी, माँ से हो गया दमन बढ़ रहा है। ठीक है, माँ से हो गया दूसरा 41 से 42 मनोचित दशा, प्रसूति सहायता, न्याय संगत। ठीक है, और उसके बाद क्या आगे है, ना आया यानी कि निर्वाह योग्य मजदूरी अगले में कहा गया। 43 तक आपको याद हो गया। आगे बात करते हैं 43 के काम में, आराम से याद रखिए। यहाँ देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेंशन वगैरह। यहाँ पर देखा जाए ना तो जो पेट में सिलेबस दे रखा है वो पर्टिकुलर वहाँ पे चैप्टर दे रखा है, तो आप वो सिर्फ इम्पॉर्टेंट पढ़ेंगे ना तो सब हवाई है ना। कोशिश करें पूरा पढ़े, क्योंकि जब पर्टिकुलर चैप्टर दे रखा है तो वो कुछ भी पूछ सकता है ना। इंपॉर्टेंट के चक्कर में ना जाइए, इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो तो है ही है, लेकिन जो नहीं है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है ना, वो जब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है ना। तो दिमाग में ये चीज़ मत लाइए कि ये कभी नहीं पूछा गया तो इस बार भी नहीं पूछा जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि पूरा पढ़िए, क्योंकि पर्टिकुलर चैप्टर दे रखा है, आपको पूरा नहीं पढ़ना है कि 22 के 22 भाग पढ़ने हो, है ना। अब देखिए 3 आपको याद हो गया। आगे देखिए ये भी 43 का याद हो गया। 44 में क्या है, 4 मतलब समान सिविल संहिता। बस किसी चीज़ को ना मतलब दिमाग में ना, जैसे कोई फिगर वगैरह उससे अपने दिमाग में रखिए, कोई भी ट्रिक अपने से बना, मतलब कोशिश हमेशा ये करिए, समझ के पढ़िए। ट्रिक को याद करने के लिए भी दिमाग चाहिए, है ना। मतलब क्यों हम एक्स्ट्रा माइंड यूज़ करें, कोशिश करें समझ के पढ़ें। तो देखिए यहाँ अनुच्छेद 4 में क्या है, समान यानी समान सिविल संहिता की बात करी गई है। 45 में किसकी बात करी गई है, 4 और 5। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 5 को थोड़ा आगे बढ़ाइए, यानी 6 से 14 वर्ष के लिए जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क फ्री एजुकेशन की बात करी गई, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन की बात करी गई है। और जो 5 से मतलब 6 के बाद 0 से 5 साल के अंतर्गत है उनके लिए हेल्थ की बात करी गई है। और इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत कि अनुच्छेद 21 के काम में रखा गया। और ये भी क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था कि अनुच्छेद 21 के का के अंतर्गत क्या है, यानी 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए जो फ्री एजुकेशन की बात कही गई है ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सो अनुच्छेद 45 आपको याद हो गया। 46 में SC ST कोई दिक्कत ही नहीं है। 46 में छूट, 46 से छूट, जब हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं 46 मतलब हिंदी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब बोल रहे हैं तो क्या आ रहा है, 46 मतलब छूट, किसको छूट है, SC ST OBC, है ना। आगे 47 आराम से दिमाग में रखिए, कुछ चीज़ें दिमाग में रखिए, कुछ चीज़ें ट्रिक से ले लीजिए। 47 में सरकार पोषण युक्त आहार देगी, नशीली दवाएं शराब वगैरह पे प्रतिबंध लगाने की बात करी गई है, नहीं लगाएगी तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। 48 में कृषि पशुपालन को बढ़ावा दिया गया। 48 का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, जब हम मौलिक कर्तव्य पढ़ाएंगे वहाँ भी बताएंगे, यहाँ बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सरकार की जिम्मेदारी है कि पर्यावरण और साथ में जो भी वन्य जीव हैं उनकी रक्षा करना। और जो अनुच्छेद 21 के का है उसमें क्या कहा गया है, हमारी जिम्मेदारी है, देश के सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि उनका कर्तव्य बनता है कि वो क्या करें, पर्यावरण और जो भी वन्य जीव उनकी रक्षा करें। और यदि नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज़ कही गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि
सरकार का कर्तव्य होगा कि पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा? और बच्चों के दिमाग में, जनरली हम लोग के दिमाग में क्या आता है, अच्छा यहाँ पे मतलब ये दिमाग कर्तव्य की बात करेगी, अच्छा किसके अंतर्गत आएगा? कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। लो अनुच्छेद 21 का लगा दो, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा ना। इसीलिए दिमाग में रखना है कि अगर बात करें सरकार के कर्तव्य की बात करें तो अनुच्छेद 48 का है, लेकिन जब नागरिकों की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? 51 का हो जाएगा। आगे क्या है 39 में क्या कहा गया है? और इसी के तहत एनजीटी की स्थापना करी गई। एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। अब इसका हिंदी मतलब क्या होता है? हिंदी मतलब होता है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। इसकी स्थापना करी गई, ठीक है। कब? 2010 में। और ये भी क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए एनजीटी की स्थापना कब हुई थी, आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि ये कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया, क्योंकि संविधान के साथ साथ पर्यावरण के क्वेश्चन 100% आने हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। सो अनुच्छेद 48 के अंतर्गत किसकी स्थापना करेगी? इसी के तहत एनजीटी की स्थापना करेगी। इसको ध्यान में रख कर, है ना। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब करी गई? 2010 में करी गई। आगे बात करते हैं 39 में क्या कहा गया है? जो भी राष्ट्रीय स्मारक हैं उनकी रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। और इसी के तहत किसकी स्थापना करी गई? भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना करी गई, ठीक है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया? कार्यपालिका न्यायपालिका 50-50 अलग अलग, ठीक है। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, ठीक है। इसी के तहत 51 के तहत ही जो हमारा भारत है वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना था, ठीक है। ये हुआ हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। और आपको बता दूं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम था राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इंग्लिश में बोले तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी DPSP इसे बोलते हैं शॉर्ट में, ये खत्म हुए, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा जिसका नाम है मौलिक कर्तव्य, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें आई थिंक समझ में आई होंगी। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और हाँ, यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप एक लाइन से सारे वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करके समझाया, वो भी डिटेल में, किसी चीज़ को शॉर्ट में नहीं बताया है, ठीक है। ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।